प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संजय सिविल फोरम के जो परिवार के सदस्य हैं और मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तमाम को आज शुक्रवार का दिन, माता लक्ष्मी का दिन, उसकी हार्दिक शुभकामना मैं देता हूं। तो वीडियो देने की शुरुआत में पूर्व के वीडियो से आप परिचित हैं ही। कल मैं वीडियो दिया था, उसमें मैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत जो मैं 16 महाजन पद आपको बताया था कि जब मध्य एशिया से वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में आर्य लोग आए तो वह पशु को चराते हुए, पशु ही इसकी मुख्य संपत्ति थी। वो पंजाब और सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे से बसे बसे हुए थे। उनका जीवन एक सिर्फ कबीला की संरचना की तरह ही था और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा आए, राष्ट्र आए और उत्तर वैदिक काल में एक युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिला। पूर्व के वीडियो से आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में यह पंजाब से खिसक कर उत्तर प्रदेश, बिहार तक आए और गंगा घाटी क्षेत्र में अही लोहा का आविष्कार और भारत की सबसे प्राचीन सिक्का जो चांदी की बनी होती थी, आहा सिक्का ने एक युगांतकारी परिवर्तन सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, हर लाइफ में उसमें एक युगांतकारी परिवर्तन को दिया। और आपको ये बता दें कि उत्तर वैदिक काल की जो यज्ञ प्रधान व्यवस्था है, जिसमें पशु की बलि दी जा रही है और पशु की आवश्यकता खेती में पड़ी, जिससे बहुत सारे वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है और क्षत्रिय वर्ग, इसका विरोध किए और शूद्र की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में 16 महाजन पद आए, क्योंकि ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार मिलकर ग्राम बने, ग्राम मिलकर विश्व बने और विश्व मिलकर जन बने। तो ऋग्वेदिक काल की जो अंतिम संरचना है वो सिर्फ जन तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए और उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में 16 महाजन पद हो गए। तो निश्चित तौर पर इस 16 महाजन पद में किसी के पास सत्ता नहीं है और वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उचित प्रशासन नहीं है। तो निश्चित स्वाभाविक सी बात बनती है कि सत्ता के संघर्ष के लिए मगध, अवंती, कौशल और वत्स में जोरदार लड़ाई हुई और काफी लंबे समय तक संघर्ष चला और अंततः यह निष्कर्ष निकल पाया कि मगध से ही सत्ता की शुरुआत होगी। क्योंकि कल के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मगध की जो वातावरण है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है सत्ता के लिए, है ना। तो मगध से ही प्राचीन भारत के इतिहास में सत्ता की शुरुआत हुई और मगध से कई डेस्टिनी जो है, कई वंश की उत्पत्ति हुई और आगे चल तक मगध से ही कई शासक हुए। और मगध की जो पहली राजधानी वो राजगीर, जिसे ग्रीवज कहा जाता है। दूसरी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जहां से अभी आपको हम बता रहे हैं वीडियो में, वो पाटलिपुत्र की धरती है। और तीसरी राजधानी वैशाली। तो मगध की 3 राजधानी हुई, लेकिन जो सबसे पहली राजधानी है जिसे राजगीर और ग्रीवज कहा जाता है, तो उसको लेकर मैं आज वीडियो में प्रस्तुत होने जा रहा हूं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल हर फैक्ट को बताते हुए, किसी भी एग्जाम में कोई प्रकार की संशय नहीं बनी रहेगी। मैं निश्चित दावे के रूप में कर रहा हूं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेंस अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं और पीसीएस में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छे रैंक, नो डाउट। अब आइए, तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत कल मैं बताया था मगध का उत्कर्ष वीडियो में, और आज मैं बता रहा हूं हर्यक वंश, यानी मगध में हर्यक वंश। तो ध्यान दीजिए कि यह जो हर्यक वंश है 545, कहीं आपको 44 बीसी मिलेगा और उसके बाद 412 बीसी तक, करीब 130-131 वर्ष तक इस हर्यक वंश का शासन था। 545-544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक हर्यक वंश का शासन है। मगध में यह सबसे प्रभावशाली शासन है। जब तक प्राचीन भारत के इतिहास का नाम रहेगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में
एक अपना एक स्थान रहेगा तो हर्यक वंश का भी नाम रहेगा, क्योंकि मगध को एक मजबूती प्रदान इसी वंश के द्वारा प्राप्त हुआ, हर्यक वंश के द्वारा। और यह हर्यक वंश की शुरुआत इस राजगीर से हुई। तो मैं करीब 130-131 वर्ष तक ये शासन में रहे, मगध के शासन में रहे। और संजोग था कि जो मगध की भौगोलिक वातावरण है, मगध की जो भी उपलब्धता है, इस वंश को ही फायदा मिला और इतिहास में यह अपना राज किया, प्राचीन भारत के इतिहास में। तो मगध का जो पहला शासक है वो है बिंबिसार। तो मैं बिंबिसार के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि 544 और 45 बीसी से लेकर 492 कहीं 93 बीसी भी आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। तो बिंबिसार का ये शासन है 544 545 बीसी मैं मान सकता हूं, और 492 से 93 बीसी मैं मान सकता हूं कि यह बिंबिसार का शासन। तो मगध की धरती पर, राजगीर की धरती पर हर्यक वंश की एक प्रतापी राजा के रूप में बिंबिसार आए। तो बिंबिसार इतिहास में सैनिक के नाम से जाना जाता है। सैनिक का अर्थ होता है अस्थाई सेना का स्वामी। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहली अस्थाई सेना देने में सफल रहे बिंबिसार, और इसी अस्थाई सेना को सैनिक कहा गया है। तो सैनिक के नाम से बिंबिसार को जाना गया है। अब ये इसकी जो अस्थाई सेना थी, उस अस्थाई सेना में जो सबसे आगे होते थे वो हाथी होते थे। किसी राजा के सेना में हाथी का होना यह भारत की धरती पर पहली बार देखने को मिला। और चूंकि राजगीर के जंगल में पर्याप्त मात्रा में हाथी पर्याप्त मात्रा में थी, समूचे भारत में कहीं हाथी नहीं थी, सिर्फ राजगीर के वन में हाथी थी, जिसका फायदा बिंबिसार ऐसे राजा को प्राप्त हुआ। अब बात आई कि बिंबिसार को सैनिक के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार अपनी 3 नीति के कारण काफी सफल, दूरदर्शी और साम्राज्यवादी राजा है, और राजगीर की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया, और राजगीर का पुनः उद्धार और राजगीर को पूरा आर्किटेक्चर बिंबिसार के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर इसकी जो पहली नीति है वह युद्ध नीति है, और युद्ध नीति के तहत वो बिंबिसार जो राजगीर में अपने शासन को कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग प्रदेश को जीता, जहां चंपा नदी बहती थी। मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र को अंग प्रदेश कहा जाता है, जिसकी राजधानी प्राचीन नाम मालिनी है, और वहां चंपा नदी बहती थी। और आपको ये बता दे कि वो अंग को जीत लिया बिंबिसार, और अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि यह जो मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी बहती थी, उसका कनेक्शन राजगीर से हो गया। क्योंकि मैं कल भी वीडियो में बता चुका हूं कि राजगीर के उत्तर में चंपा है, दक्षिण में बिंद है ना। ये नदियां ये सब बह रही है। पूर्व में आपका कई नदी है, फिर दक्षिण में भी कई नदियां हैं जो मगध से घिरे हुए हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन का, यातायात का सुविधा हो गया, और अर्थव्यवस्था काफी तेजी से निकल गया। अंग से माल मगध आते थे, और मगध से अंग जो है नाव के माध्यम से, नदी के माध्यम से जाते थे, जिसके कारण यह बिंबिसार को काफी फायदा हुआ। और इस अंग प्रदेश में अपना जो है पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया बिंबिसार। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, चूंकि वो दूरदर्शी राजा है, साम्राज्यवादी है, और वो कूटनीतिक भी है। वो जानता था कि जब तक हम अच्छे अच्छे शासक से वैवाहिक संबंध बना लेंगे तो मेरी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी, और ऐसा ही बिंबिसार ने किया। उन्होंने सबसे पहले कौशल के जो नरेश थे प्रसेनजीत, उसकी बहन महाकौशला से पहली शादी की, और महाकौशला से शादी होने के एवज में उसे काशी ऐसे प्रदेश मिल गया, और प्रत्येक 1 लाख रुपया सालाना आमदनी उस काशी से होता था। और आप सोच लीजिए कि उस समय 1 लाख सालाना आमदनी हो वाला प्रदेश, काशी ऐसा प्रदेश बिंबिसार को दहेज के रूप में मिल गया, नो डाउट। तो बिंबिसार का संबंध इस कौशल से भी मजबूत हो गया, और काशी से भी मजबूत हो गया, और वह इसमें सफल रहा। दूसरी, वह लक्ष्मी जो है बिहार में जो सबसे शक्तिशाली है, मगध के बाद अगर कोई शक्तिशाली है तो वो लक्ष्मी है, वैशाली है। और इस लक्ष्मी में चेतक की पुत्री चेलना से वो शादी किया, जिससे लक्ष्मी से भी उसकी संबंध अच्छी हो गई। तीसरी शादी वो पंजाब की मद्रकुल की क्षेमा से किया, और इतिहास में ये 3 शादी के प्रमाण है। ऐसे तो
बौद्ध पुस्तक महावग बताता है इसकी 500 रानियां है, लेकिन यह अतिशयोक्ति लगता है कि किसी एक राजा की 500 रानी हो सकती है। वो किताब में थोड़ा सा जिक्र कर दिया है कि बौद्ध पुस्तक में महाभाग से पता लगता है कि इसकी 500 रानियां। तो मैंने पहली बार बताया कि वो युद्ध की नीति, वैवाहिक नीति और वो कूटनीति जिसे विदेश नीति कह सकते हैं। तो भारत में विदेश नीति की पहली शुरुआत किसी राजा के रूप में बिंबिसार के द्वारा हुई और वो गंधार के जो नरेश थे पौष्कर सरिन, उससे मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया बिंबिसार का। और यह जो मगध के समकक्ष शक्तिशाली जो प्रांत थे अवंती, जहां के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन थे, उसको पीलिया रोग हुआ और बिंबिसार अपनी राजवैद्य जो राजगीर का ही रहने वाला था, तक्षशिला में पड़ चुका था, जीवक को उसकी इलाज के लिए भेजा और उसमें वो सफल हो गया। और यही कारण है कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन का बिंबिसार से बहुत अच्छा संबंध हो गया और उसकी विदेश नीति बिंबिसार की काफी सफल है। तो एक सफल राजा के रूप में, विदेश नीति के रूप में, कूटनीति के रूप में, एक युद्ध के रूप में, एक साम्राज्यवादी के रूप में यह काफी शक्तिशाली राजा माना जा सकता है बिंबिसार। और यह हर्यक वंश की ऊंचाई को बहुत दूर तक ले गया और इस राजगीर शहर का पुनरुद्धार किया बिंबिसार। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं कि हर्यक वंश के जितने भी राजा हुए उसको पितृहंता कहा गया है। सभी पुत्र ने अपने पिता को मारा, इसलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसार को ऐसा ही हुआ। बिंबिसार के संबंध महात्मा बुद्ध से अच्छे थे, महावीर से अच्छे थे और वह बेलवन वन जो है राजगीर में महात्मा बुद्ध को दान भी दिए थे और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का काफी आदर करते थे। लेकिन इतने महान राजा को, इतनी प्रतापी राजा को इसका पुत्र जब नालायक निकल जाता है, और ऐसा ही हुआ, इसका पुत्र काफी नालायक था अजातशत्रु और अपने पिता को ही कैद कर लिया और कैद में ही बिंबिसार की मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर बिंबिसार के बाद 493 बीसी से अजातशत्रु शासन में आए और 466 तक अजातशत्रु शासन किए। तो अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो वहां पर जो कौशल नरेश प्रसेनजित थी, अपनी पति के मरने के वियोग में महाकौशला भी बहुत दुख से मर गई और कौशल नरेश को काफी गुस्सा हुआ और कौशल नरेश और अजातशत्रु के बीच बहुत भीषण युद्ध हुई। परंतु अजातशत्रु काफी बलशाली था। उस निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई और पुनः वह काशी को प्राप्त किया, कौशल को प्राप्त किया अजातशत्रु, है ना। इसके बाद जो है अजातशत्रु उस समय प्राचीन भारत के इतिहास का, जिसको आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, अभी के समय में जो अभी पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ ब्रह्मोस मिसाइल, वो कह सकते हैं। तो उस समय अजातशत्रु के पास दुनिया में ऐसी कोई अस्त्र नहीं थी, वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र महाशिलाकंटक और रथमुशलक को बनाया। क्योंकि अजातशत्रु ये जानता था कि हम बज्जी को कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बज्जी को जीतने के लिए वो महात्मा बुद्ध से सलाह लिया और महात्मा बुद्ध बोला कि आप छल और बल से, कूटनीति के सहारा से बज्जी को जीत सकते हैं। इसलिए अपने दो मंत्री, अजातशत्रु के दो मंत्री सुनिद और बस्साकार को फूट डालने के लिए और वहां की गुप्त सूचना को प्राप्त करने के लिए सुनिद और बस्साकार को अजातशत्रु वैशाली भेजा और ऐसा ही किया और दो महाअस्त्र रथमुशलक और महाशिलाकंटक को बनाया अजातशत्रु बज्जी को जीतने के लिए। पटना में एक दुर्ग, बहुत बड़ा किला बनवाया अजातशत्रु और 36 वर्ष तक युद्ध हुआ और अंत में वह बज्जी को जीतने में सफल हुआ, वो प्रतापी राजा। तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा साम्राज्य अजातशत्रु फैला रहे हैं, कौशल को पुनः, काशी को पुनः और बज्जी को जीतकर वो मगध में मिलाया अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति राजगीर के सरनी गुफा में हुई और वो जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन कैद में करके, जेल में कैद करके अजातशत्रु को मार दिए, जैसा इसका अजातशत्रु किया था अपने पिता के साथ। फिर अजातशत्रु का पुत्र भी इसके ऐसा ही किया और अपने पिता को ही कैद करके जेल में मार दिया उदयन। और उदयन जो है 466 से 444 बीसी तक गद्दी पर बैठे और उदयन जो है सबसे बड़ी ख्याति गंगा और सोन के संगम पर, जहां अभी आपको वीडियो बता रहे हैं, पाटलिपुत्र की
धरती को यानी पाटलिपुत्र शहर का स्थापना उदयन के ही द्वारा हुआ, गंगा और सोन के संगम। और इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो उदयन है। और उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी है। इसके बाद बहुत छोटे छोटे राजा हुए, उसकी बहुत सारा रोल नहीं है, अनिरुद्ध है, मुंडक है और नागदशक है। तो हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को माना जाता है और इसी नागदशक को शिशुनाग जो इसके मंत्री थे उसको हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से बात को लेकर पूरी कॉन्सेप्ट के साथ कहानी के तौर पर मैं आज हर्यक वंश को प्रस्तुत हुआ हूं। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आप हर एग्जाम को क्रैक कीजिए और जिस दिन मुझे सूचना मिलेगी कि हजारों बच्चे मेरे हर बड़े बड़े एग्जाम में सफल हो गए, तो उस दिन मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। इसी के साथ मैं आपके प्रति बराबर तत्पर हूं और बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत ही संघर्ष के साथ आपको उस वीडियो बार बार हम दे रहा हूं। इसका भरपूर लाभ लीजिए और बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और वीडियो का ही विराम देता हूं। धन्यवाद।